कागज आते रहे और उसकी फाइलों का वजन बढ़ाते रहे, लेकिन माल्या के लिए वो किसी रद्दी से ज्यादा नहीं थे। एक तरफ किंगफिशर रेड उसके हाथ से जा रही थी, पर माल्या की आंखों की चर्बी कम नहीं हो रही थी। ना तो उसके शौक कम हो रहे थे और ना ही उसकी महत्वाकांक्षाएं। वो तेज रफ्तार का बहुत शौकीन था, चाहे असल जिंदगी हो या खेल। और अपने इस शौक को पूरा करने के लिए उसने कर्नाटक में एक कुनिगल स्टड फर्म को खरीदा, जहां उसे अक्सर उसके दोस्तों के साथ घुड़सवारी करते देखा जाता था। माल्या को फुटबॉल का भी बहुत शौक था, तो वो यहां भी कैसे पीछे रहता। कोलकाता के दो फेमस क्लब्स ईस्ट बंगाल और मोहन बागान, दोनों क्लबों पर माल्या का ठप्पा लग चुका था। साथ ही साथ नामी बिजनेसमैन लक्ष्मी मित्तल के साथ क्वींस पार्क रेंजर्स, बर्नी एक्लस्टोन, फ्लावियो ब्रियातोरे आदि क्लबों को भी खरीद लिया। दूसरी ओर किंगफिशर रेड की अब लाल बत्ती जल चुकी थी। वेंटिलेटर पर टिकी एयरलाइन को अब यमराज के दर्शन होने लगे थे। ऐसा कहते हैं कि जब नैया डूबती है तो ना भैया बचाते हैं ना सैया। यही हाल अब किंगफिशर का हो गया था। ऊंचे ओहदों पर बैठे ऑफिशियल्स ने एक एक कर हाथ खड़े कर दिए थे। एयरलाइन के हालात पर यूबी के एक पूर्व निदेशक ने कहा कि किंगफिशर एयरलाइंस में डेक्कन एयरलाइंस का मर्जर कुछ इस तरह था जैसे कि दो गधों को एक साथ बांधकर उनसे घोड़े जैसे दौड़ने की उम्मीद की जाए। दो गधों को साथ लाने से उनकी रफ्तार घोड़े जितनी नहीं हो जाती, पर बदकिस्मती से वीजेएम को इसका एहसास नहीं था। उनके साथ दिक्कत यह है कि एक बार उन्होंने किसी चीज का मन बना लिया तो उनका इरादा बदलना मुश्किल होता है। विजय माल्या को जानने वाले लोग उसे वीजेएम बुलाते थे। घाटे में चल रही एयर डेक्कन ने किंगफिशर की हालत और बिगाड़ दी। सिर्फ 2008 में ही दोनों ने मिलकर 1602 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज कराया। और यह सिलसिला यही नहीं रुका। 2012 में किंगफिशर की रेवेन्यू लगभग 683 करोड़ रुपए थी, लेकिन उसका घाटा 4301 करोड़ रुपए से भी ज्यादा जा पहुंच चुका। अब किंगफिशर एयरलाइंस की कमर टूट चुकी थी, मगर माल्या भी कहां ठहरने वाला था। उसे तो विजय पानी ही थी, किसी भी हाल में। इसे बचाने के लिए वो लगातार पैसा झोंकता रहा। कहीं ना कहीं उनको अब भी उम्मीद थी कि वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को बचा सकता था, और इसके लिए उसने बहुत कुछ किया, जैसे कि दूसरी कंपनियों के शेयर बेचना, यूबी ग्रुप के मेंबरों से पर्सनली लोन लेना, अपनी बाकी कंपनियों के प्रॉफिट को भी किंगफिशर एयरलाइंस में लगाना। किंगफिशर एयरलाइंस की स्थापना के समय माल्या का जो कॉन्फिडेंस था, उसने शायद सोचा भी नहीं होगा कि किंगफिशर एयरलाइंस का ये हश्र होगा और हालात इस कदर से बिखर जाएंगे। उसका सपना बहुत बड़ा था। इस बात को उसके एक स्टेटमेंट से ही समझा जा सकता था कि एक बार उसने मीडिया से कहा था कि एविएशन सेक्टर में वृद्धि की असीम संभावना है। हम 2020 तक 27 करोड़ यात्रियों की बात कर रहे हैं। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन बाजार बनने जा रहा है। पर किंगफिशर एयरलाइंस ने इतनी तेज उड़ान भरी कि खुद के पंखों को संभालने तक का मौका नहीं दिया और 2008 में ही सीधा फर्श पर आ गिरी। किंगफिशर एयरलाइंस की ऐसी हालत देखकर एक गाना याद आ गया, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर उड़ ना पाया। वैसे तो माल्या को किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था, पर अब उसका बहुत बुरा समय शुरू होने वाला था। वहीं दूसरी ओर बात साल 2010 की है, जहां कर्नाटक की राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई थी। विजय माल्या की राजनीति में मजबूत पकड़ हो गई थी और उसने जोड़ तोड़ करना शुरू कर दिया। माल्या ने अपनी नजर अब संसद की कुर्सी पर टिका दी, क्योंकि उसको उम्मीद थी कि अगर वो सांसद ही जीत जाता है तो पावर और पैसा दोनों फिर से उसके हाथ में होगा और वो अपने पॉलिटिकल पावर को यूज करके किंगफिशर एयरलाइंस को बचा सकता है। पर यह सब होना इतना आसान नहीं था। सांसद की सीट पर कई नेताओं की नजर थी, और होती भी क्यों नहीं, कुर्सी किसे प्यारी नहीं होती। उस दौरान कर्नाटक से राज्यसभा की 4 सीटें खाली थी। 3 सीटों पर बीजेपी के वेंकैया नायडू, ए मंजुनाथ, जबकि कांग्रेस से ऑस्कर फर्नांडिस का चुना जाना तय था। अब बस चौथी सीट पर पेंच फंसा हुआ था। उसी सीट पर माल्या की आंख टिकी हुई थी और उसने अपना दांव खेल डाला। नियम के मुताबिक 45 विधायकों के समर्थन पर ही कोई सांसद चुना जाता है, और उस समय बीजेपी के पास इतने विधायक थे कि वो 2 सांसदों को राज्यसभा भेज सकती थी। कांग्रेस के पास 1 सांसद के लायक ही विधायक थे, और कर्नाटक की तीसरी बड़ी पार्टी जेडीएस के पास 27 विधायक थे।
पर जेडीएस के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो किसी सांसद को चुन सके। 3 सांसदों को चुने जाने के बाद बीजेपी के पास 26 और कांग्रेस के पास 29 वोट ही बचे थे। यहां माल्या ने अपना जलवा बिखेरा। उसने जेडीएस का हाथ पकड़कर उनका समर्थन हासिल कर लिया और वहीं दूसरी तरफ से कांग्रेस ने अपना दूसरा उम्मीदवार टीवी मारुति को मैदान में उतारा, जो कर्नाटक के सबसे बड़े रेशम व्यापारी थे। तो अब चौथी सीट के लिए कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस विधायकों पर निर्भर थी, क्योंकि उसके 16 वोट कम हो रहे थे। बीजेपी विधायकों ने कांग्रेसी उम्मीदवार को समर्थन नहीं देने का फैसला किया। वो देते भी क्यों? बीजेपी और कांग्रेस में जन्मों जन्म का मनभेद और मतभेद दोनों ही है, और इसी बात का फायदा उठाकर माल्या ने समर्थन पा लिया। उस समय की खबरों की माने तो कहा जाता था कि कांग्रेस उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी के कुछ विधायकों ने विजय माल्या को वोट दिया। माल्या को जेडीएस के 27 वोट, 4 निर्दलीय विधायकों के वोट और कुछ बीजेपी विधायकों के वोट मिले, जिससे उसकी जीत तय हो गई। ये माल्या की बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि तत्कालीन राजनीतिक हालातों को देखे तो ये बहुत मुश्किल था, और माल्या ने इसमें जीत हासिल कर अपने विरोधियों को बता दिया कि उसके सिर्फ नाम में ही विजय नहीं है, वो अभी भी काफी दमखम रखता है। लेकिन कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। 100 कोशिशों के बावजूद भी किंग ऑफ गुड टाइम्स किंगफिशर एयरलाइंस को बचाने में नाकामयाब हो रहा था। उसका नसीब ही कहेंगे कि पहले वैश्विक आर्थिक संकट और फिर अचानक 2012 में तेल के वैश्विक दाम भी आसमान पर पहुंच गए। ये सारे वर्ल्ड रिसेशन के पोस्ट इंपैक्ट थे। उस हवा से बात करते हुए सपने ने माल्या को घाट घाट का पानी पिला दिया। 2012 में जेट ईंधन की कीमत $3.26 प्रति गैलन पर जा पहुंची, और भारत में लगने वाले टैक्स की कीमतों ने किंगफिशर को तो खून के आंसू पिला दिए। माल्या पर उनके देनदारों, कर्मचारियों और सप्लायरों का 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया हो गया था। पर ऐसा लग रहा था कि वो कानों में तेल डालकर बैठ गया हो, क्योंकि वो किंगफिशर एयरलाइंस के कर्मचारियों के पैसे देने की कोशिश तक नहीं कर रहा था। लेकिन आखिर कब तक माल्या ये गोल गबन करता रहता? हर किसी का सब्र एक ना एक दिन तो टूट ही जाता है।